प्यारे बच्चों, आज हम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि ग्रामीण अंचल के बारे में बताया गया है। तो पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक का परिचय आपको प्रदान करेंगे। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले, अब जिसको अररिया कहा जाता है, के औराही हिंगना में हुआ था। इन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर योगदान दिया। इनकी साहित्य साधना व राष्ट्रीय भावना को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 11 अप्रैल 1977 को पटना में इनका देहावसान हो गया। इनकी रचनाओं की बात करें तो हिंदी कथा साहित्य में रेणु जी का प्रमुख स्थान है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास में इन्होंने लिखा है मैला आंचल, परती परी कथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे। कहानी संग्रह में इनकी ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक एवं एक श्रावणी दोपहर की धूप प्रसिद्ध है। संस्मरण में ऋणजाल, धनजाल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। रिपोर्ताज में इन्होंने लिखी है नेपाली क्रांति कथा। इनकी तमाम रचनाएं 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित हैं। हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। 1954 में इनका उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास ने हिंदी उपन्यास विधा को बच्चों एक नई दिशा प्रदान की। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ था। आंचलिकता की इस अवधारणा ने उपन्यासों और कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोकनायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ शस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी है। आज़ादी मिलने के बाद भारत में जब सारा विकास शहरों में केंद्रित होता जा रहा था, तो ऐसे में रेणु ने अंचल की समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दिया। बच्चों, आज आप पहलवान की ढोलक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके पात्रों के बारे में आपको बताना पसंद करूंगी। इसका मुख्य पात्र है लुट्टन सिंह पहलवान। दूसरा पात्र इसमें ढोल है। राजा हैं राजकुमार चांद सिंह, जो एक पहलवान हैं। लुट्टन सिंह के बेटे हैं, विधवा सास है उनकी, गांव एवं राजदरबार के लोग हैं। पहलवान की ढोलक पाठ की आपको बहुत ही खूबसूरत वीडियो देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं पाठ के बारे में, उसका प्रतिपादित थोड़ा सा आपको समझाना पसंद करूंगी। बच्चों, जो पहलवान की ढोलक कहानी है वो व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि पुरानी जमीनी व्यवस्था के पूरी तरह से उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम से नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने की कहानी है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिंदा रखता है, बल्कि भूख,
वह महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। कहानी के अंत में आप देखेंगे कि भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा में लुट्टन हमारे सामने बहुत से सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? यह पाठ ऐसे कई सारे प्रश्न हमारे लिए छोड़ जाता है। पहलवान की ढोलक। सर्दियों में अमावस की रात ठंडी और काली होती है। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयग्रस्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। गांव की झोपड़ी से कराहने और कै करने की आवाज हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थितियों को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणता के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः तक एक गति से बजती रहती। चट धा गिड धा चट धा चटाक चट धा, यानी उठाकर पटक दे। यही आवाज संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। यूं तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। सब उससे डरने लगे। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। दंगल और शिकार प्रिय श्यामनगर के वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। नामी पहलवान चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बांस की तरह उस पर टूट पड़ा। दर्शकों में खलबली मच गई। पागल है, पागल है, मरा, मरा मरा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर खड़ा हो गया और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा दी और लुट्टन को पास बुलाकर समझाया। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, हम लड़ेंगे। हुकुम हो सरकार। दुहाई सरकार, पत्थर पर सिर पटक कर मर जाऊंगा। हमें लड़ने का हुक्म दे सरकार। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी। बाजे बंद हो गए थे। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी।
कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने अनुमति दे दी। लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली। कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है। चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा। दोनों युवक पहलवान पैतरा भरने लगे। भारी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढिन्ना, अर्थात वाह पट्टे, वाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थीं। उसकी छाती फटने को हो रही थी। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांवपेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, धाक धिना तिरकटतिना, धाक धिना तिरकटतिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दाव काट बाहर हो जा, दाव काट बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। लुट्टन दांव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिक धिना, अर्थात चित्त करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित्त हो गया। धा गिड़, अर्थात वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता यह तय नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने मां दुर्गा की, किसी ने महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामनंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। उसके बाद वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह घूमता चलता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ साथ उसकी बुद्धि घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गई थी। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपनी भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। बूढ़े राजा साहब उसे देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह रे, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। वृद्ध राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने राज्य कार्य अपने हाथ में ले लिया। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं। उसी दिन वह ढोलक कंधे पर लटकाकर अपने पुत्रों के साथ अपने गांव लौट आया।
गांव वालों ने गांव के एक छोर पर झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूरों के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली होने लगा। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी और फिर मलेरिया और हैजा ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सूना हो चला था। घर के घर खाली हो गए थे। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार चुनौती देती रहती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी का सर्वनाश करने की गति को रोकने की शक्ति ही, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेट में आए, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला तान बजाओ। चटाक चढ़ा, चटाक चढ़ा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था। मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा कि उसके दोनों बेटे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु उस रात पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति ही सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त लोगों ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, क्या कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। ढोलक लुढ़की पड़ी थी। सियारों ने ढोलक को भोज्य पदार्थ समझकर उसके चमड़े को फाड़ डाला था। पहलवान पेट के बल लेटा पड़ा था, निष्प्राण। लुट्टन सिंह किसी चुनौती के सामने भी चित्त नहीं हुआ।